विश्व युद्ध द्वितीय 1939 से 45। क्योंकि हिटलर ने अपना पैसा जारी किया, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और इन लोगों को क्या करना था, हिटलर को रोकने के लिए और बेहिसाब धन कमाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध कराना था। जबकि हिटलर युद्ध नहीं चाहता था, उसने 6 बार शांति प्रस्ताव रखा, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। वो कभी नहीं पढ़ाया जाता है शांति प्रस्ताव। ये युद्ध नहीं चाहता था क्योंकि ये जानता था युद्ध होगा तो अभी हार जाएगा, लेकिन क्या नाम है, उसको युद्ध में उतारा गया जबरदस्ती। बेडफोर्ड के राजकुमार होस्टिंग रसल का बयान है इसके बारे में। वो कहते हैं पूंजीपति अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के लिए और अपनी ताकत को और अधिक केंद्रित करने के लिए युद्ध चाहते हैं। हिटलर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार्टर व्यापार करने लगा, बल्कि उसने एक कदम और आगे बढ़कर यह घोषित कर दिया कि किसी भी देश का असली धन उसके संसाधन और वस्तुएं बनाने की क्षमता है, ना कि जब लोग और माल दोनों हो पर पैसे के अभाव के कारण राष्ट्र हित के काम अधूरे रह जाएं। यह ब्रिटेन और अमेरिका के पूंजीपतियों की नजर में अधर्म था। एक ऐसा अधर्म अगर फैलने दिया जाता तो उनकी जड़ें उखाड़ देता, इसलिए हिटलर को तो उनको हराना ही था। आजाद हिंद फौज की करेंसी। एक और व्यक्ति जिसने, जानते हो, इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा खतरा जिससे पाया है 7 देशों में से, या 7 युद्ध जिनसे वो खतरा महसूस करते हैं, उनमें से एक आजाद हिंद फौज थी। तो आजाद हिंद फौज की अपनी करेंसी थी। हुआ क्या कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने गए तो उनके समझ में आया कि हिटलर की ताकत का असली राज उसके पैसे बनाने की शक्ति में छिपा है। तो उन्होंने आकर क्या किया कि जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाकर अपने स्वतंत्र सरकार के पैसे बनाने शुरू कर दिए। आप ये देखेंगे, ये नेताजी की करेंसी है। इससे आजाद हिंद फौज का बल इतना अधिक बढ़ गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए हर किला फतेह करते चली आई। यही कारण था कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के बाद नेताजी को और उनके स्वतंत्र पैसे बनाने के विचार को भारत में नहीं आने देना चाहते थे। और यही कारण है अब तक उनकी फाइल डीक्लासिफाई यानी लोगों के सामने नहीं खोली गई है। भारत की कहानी। 1700 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 24.4% आय के साथ विश्व में सबसे बड़ी थी। आप ये देख सकते हैं इस चार्ट में कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 1 ईस्वी में कितनी है और फिर 1700 में देख रहे हैं, और बाद में धीरे धीरे करते अंग्रेजों के समय में ये पूरी बर्बाद कर दी गई। अब आगे हम देखते हैं कि भारत जो है वो कृषि केंद्रित और उद्योग प्रधान देश रहा है। गांव की अर्थव्यवस्था तो कृषि केंद्रित थी, पर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो उद्योग प्रधान देश के रूप में रही है, और इसलिए वह दुनिया में इतिहास में सोने की चिड़िया बन गया। अंग्रेजों से पहले व्यापार के लिए पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी के सिक्कों के रूप में मुद्रा उपलब्ध थी। हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी। राजा अगर कर भी लगाता था तो धर्म कार्यों के माध्यम से फिर से पैसा लोगों में लौट आता था। इसका उदाहरण मिलता है कि हर्षवर्धन हर वर्ष तो अपना सारा खजाना लोगों में बांट देता था जितना इकट्ठा करता था। दादा भाई नारोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत की लूट को अपनी पुस्तक में समझाया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में भी वो आगे समझाते हैं कि अंग्रेजों ने सारा कर फसल के एक हिस्से की बजाय सोने चांदी में लगा दिया। पहले फसल के एक हिस्से में लोग जो राजा है वो टैक्स लगाते थे, कर लगाते थे, तो फसल अगर बर्बाद भी हो गई तो उसका एक हिस्सा देना है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा हमें कोई हिस्सा वगैरह नहीं, हम तो फिक्स चाहिए, और ये सोने चांदी में लगा दिया और सारा धन बाहर ले गए। अब किसान को अब सारा कर सोने में देना था, जो कि वह फसल बर्बाद होने पर ऋण लेकर भरता था, इसलिए वह कर्ज के बोझ तले दब गया। इससे मुद्रा की मात्रा में कमी आई, यानी शॉर्ट मनी जो हम समझते हैं ना, शॉर्ट मनी जो पहले समझाया, और भारत की कृषि और उद्योग नष्ट हो गए। एक तरह से मंदी का दौर आ गया और भारत के सब नष्ट हो गए उद्योग। भारत गरीबी के कुचक्र में फंस गया। अब 1934 में अंग्रेजों ने जाने से पहले रणनीति बनाई कि भारत को ऐसे ही आजाद करके नहीं जाना है, इसको एक ऐसी गुलामी फंसा के जाना है जिसमें लोग लड़ना ही बंद कर दे। तो 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और भारत के आर्थिक नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक आज तक चल रहा है, और पूरे बैंकों की व्यवस्था जो मैंने समझाई है वो भारत में अब तक जिस तरह से अंग्रेजों ने स्थापित की उस तरह से चल रही है। 1947 में क्या देश आजाद हुआ? ये एक प्रश्न है, क्योंकि आजादी किसको बोलते हैं ये हमें पहले तय करना होगा। 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करना मात्र एक सफलता नहीं थी। लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की खबर आप पढ़ सकते हैं, 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। अब 1971 में इंदिरा गांधी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया उसमें कुछ देश में सुधार जरूर हुआ, लेकिन व्यवस्था अभी भी कर्ज आधारित चल रही थी। कर्ज आधारित व्यवस्था के कारण लोग अगर कर्ज लेंगे तो देश का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो 1971 में अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
हेनरी किसिंजर की बातचीत, जिसे अमेरिकी सरकार ने 2005 में सार्वजनिक कर दिया। राष्ट्रपति निक्सन कहते हैं इस मामले में इंदिरा गांधी कुतिया है। कितने अपशब्द बोल रहे हैं वो भारत के बारे में। और फिर किसिंजर बात करते हैं हाँ भारतीय हरामी होते हैं, इस तरह से। तो राष्ट्रपति निक्सन बोलते हैं भारत को जरूरत है एक और युद्ध लड़ने की, सालों को एक युद्ध लड़ने दो। तो इसी भाषा में, अभद्र भाषा में बातचीत कर रहे हैं। फिर 1971 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसका मतलब सीधे सीधे अमेरिका ने समर्थन दिया, पर बुरी तरह से हारा और उसके दो टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बन गया। अब 1973 में भारत को कोई व्यापार घाटा नहीं था, पर 1974 में अब इन्होंने क्या है कि अमेरिका के डॉलर को तेल पर आधारित कर दिया। अब डॉलर जो है वो तेल से नियंत्रित होगा, मतलब कि जिसके पास जो तेल अपना डॉलर में बेचना एक अनिवार्य शर्त कर दी गई। और फिर तेल की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई, अर्थात अब सभी देशों को तेल खरीदने के लिए डॉलर की आवश्यकता थी। तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार 629 मिलियन डॉलर था, जबकि तेल का आयात 1241 मिलियन डॉलर हो गया। भारत को विदेशी कर्ज लेना पड़ा और IMF ने कई शर्तें लगा दी। अब इंदिरा गांधी भी कोई दूध से धुली हुई तो नहीं थी। इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेपी आंदोलन हुआ अमेरिका के सहयोग से, पर कुछ गलत लोग आंदोलन में आ गए। जेपी तो बड़े ईमानदार थे, वो तो मतलब कि उन पे कोई दाग नहीं था, लेकिन हमेशा क्या होता है कि नेता के सारे गलत लोग हमेशा आंदोलन में आ जाते हैं। तो 1977 में इंदिरा तो सत्ता से बाहर हो गई और अमेरिका के मित्र सत्ता में आ गए। जो सरकार बदली वो कोई देशवासियों की सरकार थी ऐसा नहीं था, अमेरिका के मित्र सत्ता में आए। इंगडॉल लिखते हैं, एक अच्छे लेखक हैं, वो लिखते हैं कि हेनरी किसिंजर का बड़ा हाथ था ब्रिटिश के गहरे समन्वय के साथ, यानी ब्रिटिश ने भी और अमेरिका ने पूरा इसको समर्थन किया था जेपी आंदोलन को। जेपी को नहीं, जेपी के साथ जो लोग थे उनको। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के पीछे भी इनका ही हाथ था। आप एक फिल्म देख सकते हैं मद्रास कैफे, उसमें भी काफी समझाया गया है, लेकिन राजीव गांधी इनकी पूरी तरह से इनकी बात नहीं मान रहे थे और वो चाहते थे राजीव हटे। 1991 में फिर भारत में आर्थिक संकट पैदा कर वैश्वीकरण के चक्रव्यूह में फंसा दिया और इसमें सिटी बैंक का एक प्रमुख भूमिका रही वैश्वीकरण के चक्कर में फंसाने के लिए। 2004 से 14 में मनमोहन सिंह को मोहरा बना देश को खूब लूटा। कोयला घोटाले में अभी मनमोहन सिंह जी का नाम आया है, हम जानते हैं। और एक ऐसा समय भी था कि देश में किसी की सरकार बन जाए, लेकिन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनना था और ऐसा ही हुआ। तो मनमोहन सिंह एक तरह से वर्ल्ड बैंक से जिस तरह से आया और भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर तक बना, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री इन लोगों ने बनवा दिया और पूरी तरह से इन लोगों की व्यवस्था चला दी। जब इन लोगों को लगा कि नहीं, अब लोगों ने विद्रोह किया है तो एक नया शासक चाहिए, तो नए शासक के रूप में मोदी को प्रधानमंत्री बनवा दिया और अपने शासन का विस्तार शुरू कर दिया। कुछ लोगों को लगता है आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, तो हम आगे देख सकते हैं, आगे खबरें आते ही उन्होंने क्या किया। 5 PSU बैंकों में पहले इक्विटी बेचेगी सरकार, आते ही देश के बैंक बेचना शुरू कर दिया। अब शुरू होगा बिग बैंक विनिवेश। पहले चरण में ONGC कोल इंडिया को पेश करेगी सरकार, दूसरे चरण में पूरी तरह से निजी क्षेत्र को बेचे जाएंगे PSU। तो इस तरह से देश को बेचने का एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। फिर एक खबर देख सकते हैं हम, NPA घटाने के लिए बैंकों में हिस्सेदारी 52% तक कम करेगी सरकार, जुटाएगी 3 लाख करोड़ रुपया। तो 3 लाख करोड़ रुपया जुटाने के लिए एक तरह से बैंक बेच देने हैं। हम कह रहे हैं अरे बैंक उनको क्यों दे रहे हो, अमेरिका को पैसे बनाने का अधिकार तो खुद रखो, लेकिन इनको सरकार को बैंक बेच देने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए अगला, भूमि अधिग्रहण। आते इन्होंने क्या किया, 1 साल के अंदर भूमि अधिग्रहण का कानून पास कर दिया। 1947 में हुए समझौतों में अंग्रेजों के काले कानूनों को भारत में यूं का त्यों लागू करना था, जिसमें 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून भी था। पर 2013 में इसे बदलकर पूरी तरह से नहीं, पर कुछ हद तक किसानों के हित में कर दिया गया। जब आंदोलन हुए, ये अन्ना हजारे के आंदोलन, तो सरकार डर गई और उसको अपनी सत्ता जाते देख लगा कि एक कानून किसानों के हित में पास कर दे ताकि उनकी साख बची रहे। 2014 में सरकार ने पूंजीपतियों के मार्गदर्शन में मोदी सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए इसे फिर से बदलकर 1894 से भी अधिक खतरनाक बना दिया था। हमारे संगठन युवा क्रांति ने अन्ना जी के साथ मिलकर 24 फरवरी को दिल्ली में संसद मार्ग पर हजारों किसानों के साथ चेतावनी प्रदर्शन किया। पैसा आने पर किसान अपना कर चुकाने में, घर बनाने में, बच्चों की पढ़ाई पर और कुछ लोग शराब और जुए में सारा पैसा उड़ा देते हैं। इस तरह से सारा पैसा और जमीन पूंजीपति की हो जानी है और किसान गरीब, बेरोजगार और भूमिहीन हो जाएगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत के बाद मोदी का अगला नारा क्या है, एक तरह से किसान मुक्त भारत बनाना। तो ब्रिटेन और विश्व बैंक की एक परियोजना के लक्ष्य के अनुसार 2020 तक देश से 2 करोड़ किसानों को विस्थापित करके भारत को एक निर्यात, कॉर्पोरेट नियंत्रित औद्योगिक कृषि मॉडल के लिए तैयार करना था। ऐसे विस्थापित लोगों का क्या करना, उनके पास कोई योजना नहीं है।